हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी। ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास 3rd पर हैं, जिसके अंदर आज हम कंसिडरेशन के बारे में जानेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो इससे पहले हमने 3 क्लास और की हैं, जिसमें कि 2 क्लास हमने और की हैं, जिसमें कि पहली थी हमारी प्रपोज़ल क्या होता है, दूसरी थी हमारी एक्सेप्टेंस किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, उसकी कम्युनिकेशन किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हमने बात की थी इससे लास्ट क्लास में। और आज हम कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस सेशन की अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि इसको स्कैन करके आप इसको ले सकते हैं और हमसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कंसिडरेशन में हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज कंसिडरेशन, मीन्स कंसिडरेशन क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कि कंसिडरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना होता है कंसिडरेशन, और उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कंसिडरेशन में मेन जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक में। थर्ड है हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फोर्थ हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, मीन्स कंसिडरेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिफ्थ है हमारा इसके एक्सेप्शन, मीन्स कंसिडरेशन के क्या कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, मीन्स कंसिडरेशन से। व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होता क्या है। पहले तो हम ये जानते हैं कि कंसिडरेशन हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, कंसिडरेशन को हम इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। तो मैंने पहली ही क्लास से एक फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था, मीन्स प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिलकर हमारा एक प्रॉमिस का निर्माण होता है, प्रॉमिस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें अगर हम कंसिडरेशन मिलाते हैं तो हमारा एक एग्रीमेंट बनता है। कंसिडरेशन मिलाने पर हमारा एक एग्रीमेंट बनता है। तो हमारे जो एक कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे, तो उसका जो थर्ड स्टेप है हमारा कंसिडरेशन है। पहला हमारा प्रपोजल था, दूसरा हमारा उसका एक्सेप्टेंस हुआ, और तीसरा हमारा जो होगा वो थर्ड स्टेप जो है वो हमारा कंसिडरेशन है, कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने में एक मेन एसेंशियल है, इसलिए हमें कंसिडरेशन पढ़ना होता है। तो हम कंसिडरेशन में जब प्रॉमिस को कंसिडरेशन के साथ मिलाते हैं तो हमारा एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट में हम सेक्शन 10 की जब कंडीशन को मिलाते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है जिससे हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से किस किस स्टेप से होकर के जाता है उसके बारे में ये बताता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 10 को देखते हैं कि सेक्शन 10 में क्या दिया गया है, जिसके लिए हमें कंसिडरेशन में यह पढ़ना होता है। तो हम अपना बेयर एक्ट निकालते हैं, सभी के पास बेयर एक्ट होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका सेक्शन 10 निकालते हैं, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए सेक्शन 10 ये है हमारा, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसके बारे में बात करता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज के द्वारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल प्रतिफल, हम कंसिडरेशन को हिंदी में प्रतिफल बोलते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन एंड बी द लॉफुल ऑब्जेक्ट, और लॉफुल हमारा जो उसका ऑब्जेक्ट है किसी एग्रीमेंट का वो भी लॉफुल होना चाहिए। एंड
आर नोट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कहीं उसे किसी लॉ के अंदर वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो हमारा इसमें इस सेक्शन 10 में यह जो दिया गया है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, हमें आज कंसिडरेशन के बारे में बात करनी है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल होगा तो हमारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं बन पाएगा। जब एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना ज़रूरी है। तो अब हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। तो हम जो कंसिडरेशन है हम किस लिए पढ़ रहे थे, किसी भी एग्रीमेंट को जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें जो मेन एसेंशियल एलिमेंट लगते हैं तो उसमें हमारा कंसिडरेशन लगता है, जो कि एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जिसको हमने अभी अभी सेक्शन 10 के अंदर देखा है। तो अब हम जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। तो जो जूरिस्ट हैं पोलक, उन्होंने कहा था कंसिडरेशन इज द प्राइस, कंसिडरेशन जो है वो एक प्राइस है फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर इज बोट, मतलब किसी दूसरे का जो प्रोमिस है वो हम जो खरीदते हैं उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ये हमारे पोलक साहब ने कहा था। तो कंसिडरेशन यही होता है। कंसिडरेशन एक प्राइस हो सकता है, किसी के लिए कोई कार्य किया गया हो बदले में वह भी एक कंसिडरेशन के रूप में कार्य करता है। तो यही हमारे जो पोलक साहब हैं उन्होंने बताया था, कंसिडरेशन इज द प्राइस, मतलब कंसिडरेशन वह मूल्य है जिसको हम विच द प्रोमिसी, जो कि हम प्रोमिसी का जो जिसको हम प्रोमिस, जो हम दूसरे का जो प्रोमिस है वो हम खरीदते हैं। मतलब हमने पढ़ा था कि एक कंसिडरेशन में प्रपोजल होता है, फिर उसका एक्सेप्टेंस होता है। तो एक प्रपोजल में जो उसकी एक्सेप्टेंस होगी, तो एक प्रपोजर और एक एक्सेप्टर के द्वारा जो आपस में जो दिया जाएगा उस, मतलब इसके द्वारा कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ फुलफिल की जाएंगी प्रोमिसर के द्वारा, कुछ एक्सेप्टर के द्वारा कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ फॉलो की जाएंगी। मतलब उस बदले में जो एक प्राइस पे किया जाएगा, मतलब बदले में जो उसको जो प्राइस पे किया जाएगा उसको हम कंसिडरेशन कहेंगे। तो हमारे जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज डी में दी गई है कि कंसिडरेशन क्या होता है। उसके हम अपने बेयर एक्ट से देखते हैं कि कंसिडरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो ये हमारा बेयर एक्ट है। हम सेक्शन 2 क्लॉज डी पर जाएंगे, सी डी। ये रहा हमारा सेक्शन 2 क्लॉज डी। इसमें हमारी कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई है। तो देखिए इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको ऐसे ही रीड करेंगे, फिर हम इसको एक एक वर्ड में तोड़ेंगे, जिससे कि हमारे इस डेफिनेशन से इसके मेन एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चलेगा। तो चलिए इसको रीड करते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिज़ायर पर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ करने के लिए, हैज़ डन मतलब कुछ कर दिया गया है या करने के लिए मना किया गया है, और या डज या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कुछ करना है या कुछ करने के लिए प्रतिव्रत रहना है। थर्ड है हमारा प्रोमिस टू डू, मतलब कुछ करने के लिए प्रोमिस करना, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग हमें कुछ करवाने के लिए कुछ प्रोमिस, मना करने के लिए कुछ प्रोमिस करना। यह भी समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंट और प्रोमिस, मतलब कुछ कार्य या कुछ कार्य करने से मना करना, मतलब किसी कार्य को करने से मना करना, या फिर कुछ प्रोमिस, हमने कुछ प्रोमिस दिया है, तो वो हमारा सब कंसिडरेशन फॉर प्रोमिस, कंसिडरेशन फॉर प्रोमिस, प्रोमिस के लिए कंसिडरेशन कहलाता है। तो इसमें जो एक एक वर्ड जो मैंने ये अंडरलाइन की हैं, ये सब हमारे मेन एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे आगे। तो चलिए हम जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं उन पर चर्चा करते हैं।
जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे। तो इसके हम मेन एलिमेंट्स लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन से मेन एलिमेंट होंगे हमारे। तो देखिए पहला हमारा एलिमेंट क्या था, इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा एलिमेंट होगा सेकंड एलिमेंट, वो है हमारा मे बी गिवन, मीन्स कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी के द्वारा दिया गया हो या फिर और एनी अदर पर्सन, या जो कंसिडरेशन है वो हमारा प्रोमिसी के द्वारा दिया गया हो या फिर उसके बिहाफ पर किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, तो वह भी हमारा मान्य होता है। थर्ड हमारा जो इसमें मेन एलिमेंट होगा वो होगा हमारा इट कैन बी, इट कैन बी मीन्स कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन या फिर प्रेजेंट भी हो सकता है, या फिर हम फ्यूचर में भी कंसिडरेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट है जिसके अंदर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हमारे हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। मीन्स एक प्रकार से टाइप्स की बात करता है कि हमारे जो कितने प्रकार के कंसिडरेशन होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, उसके बारे में बात करता है। तो थर्ड हमारा ये था। और फोर्थ जो हमारा एलिमेंट होगा वो है इट इज समथिंग रियल ऑफ वैल्यू, मीन्स इट इज समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, मीन्स रियल वैल्यू, रियल वैल्यू नॉट इल्यूजनरी, मतलब नॉट इल्यूजनरी, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम ख्यालों में या हमारे सपनों में ही कुछ चीज़ हम दे रहे हैं ले रहे हैं, ये नहीं, कुछ रियल होना चाहिए जिसके अंदर हमारे दो टाइप से हम हमारे वो निकल रहे थे, जिसमें कि हमारा कुछ करने के लिए मीन्स पॉजिटिव और हमारा निगेटिव, कुछ ना करने के लिए भी कोई प्रॉमिस या कुछ एक्ट कराने के लिए भी वो जो था बताया था अभी हमने। तो इसमें हम दो प्रकार से हो सकता है हमारा जो कंसिडरेशन है। ठीक है तो ये हमारे चार एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे डेफिनेशन से ही आए हैं। पहला था हमारा मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, जो है उसको हम इसको एक एक जो एलिमेंट है उसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा था मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर के डिज़ायर पर जो है वो कंसिडरेशन दिया गया होना चाहिए, जो जिसने प्रपोजल दिया था उसके डिज़ायर पर ही प्रोमिस जो कंसिडरेशन है वो दिया जाना चाहिए, और किसी के डिज़ायर पर जो है वो कंसिडरेशन दिया जाएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें एक केस था जिसमें कि जो है हमारा केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, 1889 का केस है, मीन्स इंग्लिश केस है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1889 का केस है। इसके अंदर देखिए इसके जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार से थे कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है ए, जो कि हमारा इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है सी हमारा, वो जो है हमारा कलेक्टर जो कलेक्टर है, जो कलेक्टर था हमारा उसके और जो कॉन्ट्रैक्टर था, कलेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक टाउन हॉल बनाने का, मतलब कुछ एक प्लेस पर एक
टाउन हॉल बनाने का मतलब कुछ शॉप्स बनाने का या टाउन हॉल बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या बोलते हैं कि एक जो हमारे कलेक्टर थे और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच। तो इस टाउन हॉल के पास में जो कुछ एरिया था वहाँ पर कुछ शॉप्स थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इन शॉप्स कीपर के जो मालिक थे उनसे एक अलग कॉन्ट्रैक्ट और करता है। उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक टाउन हॉल बना रहा हूँ, तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा। टाउन हॉल बनेगा यहाँ पर क्या बोलते हैं पब्लिक जो है ख़रीदारी के लिए यहाँ पर ज़्यादा आएगी, इससे आपका भी फ़ायदा होगा। तो मुझे आप कुछ एलिमनी प्रदान मतलब कुछ प्राइस दीजिए। तो ये इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये जो है इसको कुछ एक प्रकार से कमीशन देने का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जब ये बनाता है तो ये जब बना देता है तो ये बाद में ये जो शॉपकीपर थे जो अलग थे ये जो है प्रॉफिट से अपना इसको कमीशन देने के लिए बाद में रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम जो है कमीशन नहीं देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ये जो है कोर्ट पहुंच जाता है कि आप कैसे नहीं दे रहे हो भाई, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो आप मुझे अपने प्रॉफिट का कमीशन क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये कोर्ट पहुंच जाता है। तो कोर्ट जो है ये कहता है कि जो आपका जो वर्क था मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो डी के साथ मतलब कलेक्टर के साथ था। आपने जो ये टाउन हॉल बनाया था, ये जो टाउन हॉल बना था ये आपका कलेक्टर के ऑर्डर के द्वारा मतलब कलेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर ये टाउन हॉल बना था, ना कि इन शॉपकीपर के बिहाफ पर। तो इसलिए जो कंसिडरेशन था वो आपका कलेक्टर के थ्रू आना था, ना कि इनके थ्रू। तो ये जो है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट केस है, ये इसको याद रखिएगा जो कोर्ट ने कहा था। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1989 का हमारा इंग्लिश केस है जिसमें कि हमारा यही कहा गया था कि जो कंसिडरेशन है वो हमारा प्रोमिसर के डिज़ायर पर ही दिया जाना चाहिए। इसका जो सेकंड एलिमेंट है हमारा, इसमें हम अब पढ़ते हैं। पहले सेकंड एलिमेंट में जाने से पहले हम प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोमिसरी एस्टॉपल है, इसके अंदर जो हमारा पहला एलिमेंट है इसके अंदर हमारा प्रोमिसरी एस्टॉपल का एक सब टॉपिक एक बनता है। ये जो प्रोमिसरी एस्टॉपल है हम इसको इंडियन एविडेंस एक्ट या अब बीएस से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मतलब ये जो रूल है एक एविडेंसरी रूल है प्रोमिसरी एस्टॉपल का, ठीक है। जिसके अंदर ये है एक मतलब एक कोई जो प्रोमिसर है वो एक पर्सन, हम इसको एक बेसिकली यह जान सकते हैं कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई प्रोमिस करता है, ठीक है। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई प्रोमिस करता है और जो दूसरा वाला पर्सन है वो उसके प्रोमिस के आधार पर अपने जो सर्कमस्टांसेस है उनमें चेंज ले आता है उस प्रोमिस के बिहाफ पर। तो फिर उसको जो फर्स्ट वाला पर्सन था उसको फिर बाद में यह मना नहीं कर सकता कि मैं जो प्रोमिस किया गया था उस एक्ट को मैं या उस प्रोमिस को मैं पूरा नहीं करूँगा। ये हमारा प्रोमिसरी एस्टॉपल का एक टॉपिक है जो कि हमारे बीएसए के जो वैसे बेसिकली दिया गया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 121 से 123 के अंदर गवर्न होता है। दिस इज़ अ एविडेंसी रूल। एविडेंस का ये एक वो है रूल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यही है कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई प्रोमिस किया गया है और बी
ए के साथ बी का कोई प्रोमिस किया गया है और बी इस प्रोमिस के बिहाफ पर अपने जो सर्कमस्टांसेस है, अपने सर्कमस्टांसेस में वह चेंज कर लेता है, कुछ चेंज कर लेता है, तो फिर ए के मना, यह जो प्रोमिस है इसको फुलफिल करने के लिए मना नहीं कर सकता है। बेसिकली यही चीज़ ईस्टॉपल है कि उसको मना करने से रोक दिया जाएगा कि वो जो उसने प्रोमिस किया था वो उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो यही एक प्रोमिसरी ईस्टॉपल का एक सब टॉपिक है। तो अब हम अपना सेकंड जो एसेंशियल एलिमेंट्स था उसका कंसिडरेशन का उसको पढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ये था हमारा इट मे बी गिवन बाय द प्रोमिसरी और अदर पर्सन। मतलब जो कंसिडरेशन था वो हमारा जो कंसिडरेशन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वो प्रोमिसी के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति ने, मतलब जिन व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिन दो व्यक्तियों के बीच में या जिन व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो जो कंसिडरेशन है वो उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ही दिया जाना चाहिए या फिर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है, जिसमें कि ये हमारे डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है अदर पर्सन। मतलब या तो प्रोमिसी के द्वारा दिया जाना चाहिए या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा भी दिया गया कोई कंसिडरेशन वह भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारे जो टॉपिक थे एक प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, इसके बारे में हम इस सेकंड क्लॉज के से यह जनरेट होते हैं। तो इसमें कि हमारा पहला हम पढ़ते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मतलब प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह एक इंग्लिश लॉ का जो डॉक्ट्रिन है, इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्रिन है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिन व्यक्तियों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है सिर्फ वही व्यक्ति कोर्ट में जाकर, अगर किसी भी पार्टीज के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो सिर्फ वही व्यक्ति जाकर कोर्ट में दूसरी पार्टी को सू कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आकर के पार्टीज को सू नहीं कर सकता है, पार्टीज को कोर्ट में नहीं ले जा सकता है कि कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसको जो ब्रीच हुआ है उसका कोई थर्ड पर्सन जाकर के ये नहीं कह सकता कोर्ट में कि इसका ब्रीच हो गया है तो इसको फॉलो करवाए। नहीं, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होंगी सिर्फ वही पार्टीज ही एक दूसरे को सू कर सकती हैं। इस जो डॉक्ट्रिन है इसका जो मेन क्रक्स है वो यही है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रेंजर होगा वो सू नहीं कर सकता किसी भी पार्टी को, सिर्फ पार्टी ही पार्टी को सू कर सकती है। तो ये एक इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्रिन है जो कि हमने बताया था। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये इंडिया में भी अप्लाई होती है। मतलब इंडिया के अंदर ये इंग्लिश लॉ के अंदर तो ये अप्लाई होती ही होती है, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये अप्लाई होती है ये डॉक्ट्रिन। मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया के अंदर भी सू नहीं कर सकता है। इसमें एक केस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा ये केस है ट्रेडल वर्सेस एटकिंसन का। ट्रेडल वर्सेस एटकिंसन का हमारा केस है। इसके अंदर जो है यही कोर्ट ने हेल्ड किया गया था कि जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है कैन नॉट सू इट मेड फॉर हिज, चाहे वह देखिए बेसिकली इसके हम ट्रेडल वर्सेस एटकिंसन के जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि फैक्ट क्या थे इस ट्रेडल वर्सेस एटकिंसन के। इसमें जो है एक पर्सन होता है ए, इसके जो फादर होते हैं, एक बी जो है इसकी वाइफ होती है। मतलब एक ऐसे मान सकते हैं एक हस्बैंड है एक वाइफ है, हस्बैंड के फादर और वाइफ के फादर इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब हस्बैंड के फादर और वाइफ के फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं तो हम
कुछ अमाउंट इन दोनों को कुछ अमाउंट हम इन दोनों को देंगे, मतलब कुछ एलिमनी हम इन दोनों को देंगे अगर ये दोनों आपस में शादी मतलब मैरिज कर लेते हैं तो। लेकिन जब ये मैरिज कर लेते हैं तो ये जो हस्बैंड के फादर हैं ये जो है वो कुछ जो अमाउंट था वो देने के लिए मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे। तो ये जो है जो हस्बैंड था ये कोर्ट जाता है कि इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो इनसे जो है ये अमाउंट हमें दिलवाइए। तो कोर्ट बस यही कहता है कि कोई स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सू नहीं कर सकता, चाहे वह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके बेनिफिट के लिए ही क्यों ना बना हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी थी वो इसके जो फादर थे हस्बैंड के वो थे, और वाइफ के जो फादर थे वो पार्टी थे, तो सिर्फ ये दोनों आपस में ही सू कर सकते हैं। ये दोनों चाहे इन दोनों जो अमाउंट था वो चाहे इन दोनों को ही मिल रहा हो, लेकिन ये सू नहीं कर सकते हैं, यही कहा गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो हम इंडिया में बात कर रहे थे उसके बारे में हम एक केस और देखते हैं। MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 1969 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है। MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 1969। इसके अंदर जो है कोर्ट ने यह कहा गया था कि जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया में अप्लाई तो होता है जैसे इंग्लिश लॉ में अप्लाई होता है, बट इसके जो कुछ एक्सेप्शन जो थे वो इस केस में इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे 1969 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट का है केस है जिसके अंदर ये हेल्ड किया गया था कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है वो इंडिया में अप्लाई तो होता है, मतलब इंग्लिश लॉ का जो प्रिंसिपल है ये इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होंगे। तो इसके जो एक्सेप्शन हैं वो कौन कौन से हैं। अगर कोई बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट और चार्ज, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रस्ट का या किसी को चार्ज का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसके अंदर जो बेनिफिशियरी होंगे तो वो जो है वो उस अगर उनका जो राइट है या उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लॉस होता है तो वो उसको सू कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं एनफोर्स करा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा इसका एक्सेप्शन था वो था हमारा फैमिली अरेंजमेंट। फैमिली का जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर भी जो है वो कोई भी फैमिली मेम्बर सू कर सकता है। मैरिज सेटलमेंट के अंदर भी कोई सा भी पर्सन एक दूसरे को सू कर सकता है, या पार्टीशन फैमिली का जो पार्टीशन होता है या पार्टीशन सूट जो होता है उसके अंदर भी यह एक्सेप्शन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तीसरा था हमारा कोवेनेंट रनिंग विद लैंड, मतलब जो भूमि के साथ कुछ राइट्स जुड़े हुए होते हैं तो वो उसके अंदर भी यह अप्लाई नहीं होता है। तो फोर्थ है हमारा एक्नॉलेजमेंट और ईस्टोपल या एक्नॉलेजमेंट मीन्स अगर किसी एक्नॉलेजमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी ए और बी व्यक्ति के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब ये मान लीजिए ए और बी, ए का जो है बी पर कुछ अमाउंट लोन है, ठीक है, बी पर लोन है, और ए पर जो है वो सी का लोन है। मतलब ए पर जो है ए का जो है बी पर लोन है और सी का जो है वो ए पर लोन है, ठीक। तो बी और अगर ए जो है वो बी से यह कहता है कि जो अमाउंट तुम्हारा मेरा जो तुम्हारे ऊपर जो पैसे हैं वो तुम मुझे ना दे करके सी को प्रोवाइड कर देना, मतलब तो यह अगर एक्नॉलेजमेंट ए के द्वारा और बी के द्वारा यह एक्नॉलेजमेंट कर दी जाती है तो जो अमाउंट अगर ये बी जो है वो सी को करता है नहीं करता है, मतलब अगर नहीं करता है तो सी के द्वारा भी यह सू कर सकता है। तो इसका एक्नॉलेजमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बी की मतलब सी के द्वारा अगर जो ए और बी के बीच में जो एक्नॉलेजमेंट हुआ था उस पर जो है वो अमाउंट पे नहीं करता है तो वो सी जो है इसको डायरेक्टली खुद जो है इसको सू कर सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था उसको वह एनफोर्स
करवा सकता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये इस चीज़ से था। तो देखिए अब हमारा कंसिडरेशन के जो, अब इससे पहले मैं ये जो कंसिडरेशन था, मतलब जो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन था, इसके बारे में एक टेबल बनवाता हूँ मैं आपको, उसको बना लीजिएगा, जिससे कि इसमें जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन कौन सा इंडिया में अप्लाई होता है, कौन सा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम एक टेबल बनाते हैं, उसको जो है आप बना लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन कहाँ कहाँ पर, मतलब इंडिया में कौन सा अप्लाई होता है और इंग्लिश में इंग्लिश मतलब यूके में कौन सा अप्लाई होता है या इंग्लिश लॉ में कौन सा अप्लाई होता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। तो देखिए हम पहले इसमें लिखते हैं इंडियन लॉ, यहाँ है इंग्लिश लॉ, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर जो है देखिए प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन हमारा इंडिया में जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हाँ इसके अंदर ये दिया गया था ना, ये प्रोमिसी और अदर पर्सन, मतलब किसी अदर पर्सन के द्वारा भी जो है वो कंसिडरेशन दिया जा सकता है। तो ये नहीं कि सिर्फ पार्टी के द्वारा, मतलब प्रोमिसी या प्रोमिसर के द्वारा ही सिर्फ कंसिडरेशन पे किया जाएगा, नहीं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी पे किया जा सकता है कंसिडरेशन। तो यह है कि प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन है वो इंडियन लॉ में अप्लाई नहीं होता, लेकिन इंग्लिश लॉ में यह अप्लाई होता है। इंग्लिश लॉ में सिर्फ पार्टी या प्रोमिसी ही सिर्फ कंसिडरेशन पे कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति कंसिडरेशन पे नहीं कर सकता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडिया में जो है वो अप्लाई होता है और इंग्लिश लॉ में भी यह अप्लाई होता है। देखिए इंडिया में कुछ एक्सेप्शन के साथ यह अप्लाई होता है, लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया जाए MCQ वगैरह में, तो यह इंडिया में अप्लाई होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो यस होगा, इंडिया में अप्लाई होता है। लेकिन अगर कुछ कहीं रिटन में आए तो इसके एक्सेप्शन के साथ हम इसको लिख सकते हैं, जो कि हमारे इसके MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब हम अपना थर्ड जो एसेंशियल एलिमेंट था कंसिडरेशन का, उस पर चलते हैं। देखिए वीडियो जो है वो हमारी लंबी हो सकती है, जो क्लास है वो लंबी हो सकती है, लेकिन जो कंसिडरेशन का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो कंसिडरेशन का टॉपिक है कम से कम 2-3 घंटे का टॉपिक है, लेकिन हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्लास तो लंबी हो सकती है। तो इसको आप चाहे 2 बार में देख सकते हैं या फिर स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। अब हम इसमें कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, मतलब हमारे जो टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन की हमने एक टॉपिक बताया था, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो हमारे जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर में भी दिया जा सकता है और प्रेजेंट में तो दिया ही जा सकता है जो कंसिडरेशन है। तो हमारे जो टाइप्स कंसिडरेशन के 3 प्रकार का होता है, पहला हमारा पास्ट, दूसरा हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन और तीसरा हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन जो होता है हमारा, उसके बारे में हम देखते हैं। ये जो है कोई ऐसा कार्य है, मतलब कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस है जिसमें कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक
ए का जो है वो बैग जो है वो कहीं गुम हो गया है, जिसके अंदर मतलब उसके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, मार्कशीट वगैरह थी, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट उसकी जो आईडीज़ वगैरह थी उस बैग के अंदर, तो वो जो है खो गया है। तो वो जो बैग है वो किसी बी को मिलता है, वह बैग, ए का बैग बी को मिलता है। तो बी जो है उस बैग में जब उसके आईडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखता है तो वह बैग बी जो है वो ए को लौटा देता है। तब जो है ए मतलब खुश होकर के जो है वो बी से कहता है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। मतलब जो बैग था वो तो उसके द्वारा दे दिया गया पहले ही, मतलब उसके द्वारा जो उसका जो कंसिडरेशन था वो पहले ही उसके द्वारा पे कर दिया गया, मतलब जो बैग था वो उसे दे दिया गया। लेकिन ए ने जो है जो 1,000 रुपये मतलब 1,000 रुपये देने की जो बात कही वो उसको फ्यूचर में मतलब आगे फ्यूचर में देने की बात कही। तो यह जो हमारा पास्ट वॉलंटरी सर्विस है, तो ये जो है हमारा पास्ट कंसिडरेशन के अंदर आता है, मतलब जो कंसिडरेशन था वो हमारा पहले ही फुलफिल हो गया था। तो ये जो है हमारा सेक्शन 25 क्लॉज 2 में यह दिया गया है। इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 25 क्लॉज 2 ये हमारा बेयर एक्ट है, हम बेयर एक्ट निकालते हैं 26, हाँ ये रहा 25 का क्लॉज 2। इट इज़ अ प्रोमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट, मतलब किसी चीज़ को कंपनसेट करने का, कुछ होली या कुछ पार्ट में कंपनसेट करने का। पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर के लिए उसके द्वारा ऑलरेडी वॉलंटरली कुछ कर दिया गया हो, या फिर समथिंग विच द प्रोमिसर हैज़ लीगली कंपेलेबल टू डू, मतलब प्रोमिसर जो है उस काम को करने के लिए लीगली कंपेलेबल था, और अनलेस, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कुछ पास्ट वॉलंटरी सर्विस दे दी गई हो तो उसका जो कंसिडरेशन है वो बाद में दे दिया जाता है, तो वो हमारा पास्ट कंसिडरेशन होता है। प्रेजेंट कंसिडरेशन ऐसे ही मान लीजिए कि ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मान लीजिए हम एक क्या बोलते हैं, एक हॉर्स खरीदता है, ए जो है वो बी से एक हॉर्स खरीदता है। तो ए जो है हॉर्स का जो प्राइस है वो 1,000 रुपये बताता है, ठीक है। तो ए जो है उसको बी को जो है हॉर्स दे रहा है, और बी जो है ए को 1,000 रुपये दे रहा है। तो बी के लिए जो कंसिडरेशन होगा वो हॉर्स होगा, और ए के लिए जो कंसिडरेशन होगा वो 1,000 रुपये होगा। और इन प्रेजेंट में अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो वह प्रेजेंट कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब हम कुछ करने के लिए कोई प्रॉमिस कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं आज, मतलब प्रेजेंट में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो कंसिडरेशन है वो इन फ्यूचर में करना है। मतलब कोई मान लीजिए हमें कुछ मटेरियल सप्लाई करना है, ठीक है। तो एक कंपनी जो है वो दूसरे व्यक्ति से कुछ सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब किन्हीं टर्म्स और कंडीशन पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इन फ्यूचर में, तो वो जो फ्यूचर में कुछ मटेरियल जो उसको दिया जाएगा, और इस पर्सन के द्वारा कुछ अमाउंट जो है वो कंपनी को पे किया जाएगा, तो वो जो है हमारा जब फ्यूचर में वो एनफोर्स होगा वह कॉन्ट्रैक्ट, तब वह हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में थे। तो अब हम अपना फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो पढ़ते हैं कंसिडरेशन का। तो एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन है वो एडुकेट होना चाहिए, मतलब एडुकेट नहीं होना चाहिए, बट
मैंने एक चीज़ अभी बताई थी आपको, क्या थी वो, मतलब कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन जो है वो हमारा सेक्शन 25 के ही एक्सप्लेनेशन सेकंड में ये मिलता है। तो ये जो है हमारा ये जो था एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन, इसमें ये है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एडुकेट, मतलब एडुकेट होना कंसिडरेशन का ज़रूरी नहीं है, लेकिन रियल होना ज़रूरी है। कोई भी कंसिडरेशन रियल हो, एडुकेट हो या ना हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, मतलब हाँ ये अभी मैंने बताया था, कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूजनरी, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी सम वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, मतलब जो कानून की आइज ऑफ लॉ, मतलब कानून की आंखों में वह जो है कुछ ना कुछ होना अवश्य चाहिए, कुछ रियल होना चाहिए, ये नहीं कि इल्यूजनरी कुछ चीज़ पकड़ा दी हमने, वो हमारा कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसकी जो टेस्ट होगा वो हमारा कब सामने आता है, जब उसकी जो कंसेंट है वो क्वेश्चन में आती है, तब हमारा जो है कंसिडरेशन के एडुकेसी की बात जो है वो उठती है। अब एडुकेसी का मतलब इसका जो मतलब है या फिर रियल होना चाहिए, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब एक ये दिखाई नहीं दे रहा, हम इसको चेंज करते हैं। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक प्लॉट, मतलब एक लैंड और पीस ऑफ लैंड को लेकर के ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये जो पीस ऑफ लैंड है मैं आपको सेल कर रहा हूँ। तो ये इस लैंड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज़ है इसकी एक्चुअल वैल्यू। लेकिन ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओनली 10 के, मतलब 10,000 रुपये में जो है बी को यह पीस ऑफ लैंड देने के लिए रेडी होता है। तो ये 10 लाख की जो पीस ऑफ लैंड है वो 10,000 में एक व्यक्ति दे रहा है। तो जो कंसिडरेशन है वो तो हमारा रियल है, 10,000 रुपये रियल है, लेकिन 10 लाख की वैल्यू के अंदर 10,000 रुपये तो कोई वैल्यू नहीं रखते ना। लेकिन ये जो कंसिडरेशन है ये मान्य होगा जब तक कि ये था कि अनलेस फ्री कंसेंट इज नोट इन क्वेश्चन, मतलब जब तक ये जो है यह कोर्ट ऑफ लॉ में यह नहीं कह देता कि जो कंसेंट थी वो मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी। मतलब जो हम आगे पढ़ेंगे, कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब तक ये कंसेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर क्वेश्चन में नहीं आती तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। 10,000 रुपये जो है वो उसके लिए कंसिडरेशन जो है वो रियल माना जाएगा। तो ये हमारा इल्यूजनरी और रियल के ऊपर, एडुकेसी के ऊपर बात थी। मतलब एडुकेट तो नहीं है ना, तो रियल, लेकिन रियल है, एडुकेट नहीं है लेकिन रियल है, तो रियल होना चाहिए हमारा कंसिडरेशन, बस इतनी सी बात है। तो हमने इस पर भी एडुकेसी, हमारे जो कंसिडरेशन के जो हमारे मेन एलिमेंट थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा था, लास्ट टॉपिक था हमारा एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन के जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन से होते हैं। तो इसको मतलब जनरल रूल हमारा जो था, जो है जनरल रूल था नहीं, जनरल रूल है जो है वो क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, मतलब कोई भी एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन के बिना होता है तो वो जो है एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। उसको हम जो लैटिन मैगजीम है उसको नड्डम पैक्टम, नड्डम पैक्टम, कहीं कहीं ये भी लिख कर गया जाता है व्हाट इज़ नड्डम पैक्टम। तो इसका मतलब है कि जो एग्रीमेंट है वो विदाउट कंसिडरेशन वॉइड माना जाता है। अब ये मैं तो नहीं कह सकता ना कि जो कंसिडरेशन है, मतलब जो एग्रीमेंट है वो कंसिडरेशन के बिना अगर होता है तो वो वॉइड होता है, ये कहीं ना कहीं तो रिटिन में है। तो ये जो रिटिन में हमारा वो सेक्शन 25
में हमारा दिया गया है। तो अब हम सेक्शन 25 को हम रीड करते हैं। सबसे पहले जो है बेयर एक्ट से, आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए। बेयर एक्ट में सेक्शन 25 निकाल लीजिए, मैं भी निकालता हूँ। हम जो अभी पढ़ रहे थे ये था हमारा सेक्शन 25। इसको ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट जो होंगे वो हमारे वॉइड होंगे। अनलेस मतलब एक एक्सेप्शन इसके अंदर आ गया। इट इज़ इन राइटिंग, मतलब वह जो है राइटिंग में होना चाहिए। एंड रजिस्टर होने चाहिए। और इज़ द प्रोमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन। पास्ट कंसिडरेशन की बात हो गई इसमें, जो हमने अभी दूसरा क्लोज पढ़ा था उसकी बात हो गई। और इज द प्रोमिस टू पे अ डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ, मतलब कोई जो है डेप्ट है, मतलब कोई कर्ज है, वो लिमिटेशन लॉ के द्वारा उसकी जो रिकवर करने की जो लिमिटेशन पीरियड था वो ओवर हो चुका है। तो अगर कोई प्रोमिस उस डेप्ट को प्रोमिस पे करने का जो प्रोमिस करता है तो बेबी वो जो है बेबी वैलिड माना जाएगा। ये जो है हमारे 3 एक्सेप्शन जो है वो हमारे सेक्शन 25 के क्लोज 1, 2 और 3 में ही दिए गए हैं। ठीक है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस, पहला हम पढ़ते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, मीन्स राइटिंग में होना चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इज मेड ऑन द अकाउंट ऑफ। इसका जो पहला एक्सेप्शन है ये है नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज। ठीक है। स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर, और एक ये हो गया पहला। दूसरा हमारा अनलेस, दूसरा हमारा जो एक्सेप्शन है, इट इज़ प्रोमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वॉलेंटरली डन समथिंग फॉर प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए वॉलेंटरली प्रोमिसी ने कुछ कर दिया हो पहले ही। और समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली कंपेलेबल, प्रोमिसर जो है उस काम को करने के लिए पहले से ही कंपेलेबल था। ठीक है। तीसरा हमारा अनलेस यहाँ पर भी आ गया। थर्ड हमारा एक्सेप्शन इसी के अंदर दिया हुआ है। इट इज़ अ प्रोमिस मेड इन राइटिंग, मतलब प्रोमिस जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज किया गया पर्सन है उसके द्वारा। और बाय हिज एजेंट, या फिर उसके एजेंट के द्वारा जनरली और स्पेशली ऑथराइज, अगर किसी को एजेंट कर रखा है तो उसके द्वारा जो है यह साइन होना चाहिए। इन दैट बिहाफ टू पे, इन दैट बिहाफ टू पे होली और इन पार्ट अ डेब्ट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड पेमेंट बट फॉर द लॉ ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द सूट। इसमें जो है जो हमारा टाइम बार डेब्ट की बात की गई थी, जो लिमिटेशन पीरियड के द्वारा जो ओवर हो गया था लेकिन उसको रिकवर नहीं किया गया, उसका जो लिमिटेशन पीरियड था वो ओवर हो गया था। तो इसके द्वारा वो अगर कोई जो है पर्सन उसको कोई प्रोमिस करता है इन राइटिंग और साइन करता है तो वह लीगली बाइंडिंग होगा। तो इसके जो हमारे एक्सेप्शन थे हम उसको पढ़ते हैं। 3 तो हमने वो देख ही लिए थे। पहला हमारा नेचुरल लव और अफेक्शन था। कोई नेचुरल लव और अफेक्शन के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है इन नियर रिलेशंस के इन नियर रिलेशन के बिटवीन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है विदाउट कंसिडरेशन तो वह वैलिड होगा। मतलब जनरल रूल क्या था हमारा, एग्रीमेंट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होगा। लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है वो ये हैं कुछ। पहला हमारा नेचुरल लव एंड अफेक्शन था जो हमने अभी 25 के क्लोज 1 में देखा। ठीक है। दूसरा हमारा था पास्ट वॉलेंटरली सर्विस, जो प्रोमिसी के द्वारा कुछ पहले ही प्रोमिसर के लिए कुछ कर दिया गया हो, कुछ पहले से डन कोई एक्ट कर दिया गया हो तो उसके जो कंपनसेट करने के लिए जो है वो प्रोमिसर कोई प्रोमिस करता है
तो वो पास्ट वॉलंटरली सर्विस के अंदर आएगा। थर्ड है हमारा जो इसका एक्सेप्शन है वो प्रोमिस टू पे टाइम बार डेप्ट इन लिमिटेशन पीरियड, इन लिमिटेशन लो, मतलब लिमिटेशन लो के अंदर अगर कोई डेप्ट था जिसको रिकवर करना था, वो टाइम उसका ओवर हो गया है, लेकिन जो उसको जो उसका जो देने वाला पर्सन है, उस जो डेप्ट है उसको जो देने वाला पर्सन है उसको देने के मतलब जिसके द्वारा वो दिया गया था उसको ये रिटिन में और साइन में, रिटिन लिख करके देता है, उस पर साइन भी करते हैं ये दोनों, क्रेडिटर और डेटर दोनों। तो ये जो है वो बाद में एनफोर्स करवाया जा सकता है, ये जो कंसिडरेशन था वो वैलिड होगा। फोर्थ है हमारा गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर भी हमारा कंसिडरेशन नहीं होता है, गिफ्ट भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। किसी को अगर हम कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई हम कंसिडरेशन में कुछ चीज़ हम बदले में नहीं लेते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, गिफ्ट भी एक प्रकार का जो कि हमारा टीपीए के अंदर कवर होता है, लेकिन उसके अंदर भी हम बदले में कुछ नहीं लेते हैं, तो ये हमारा वैलिड होता है। फिफ्थ है हमारा क्रिएशन ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी का जो क्रिएशन है वो भी हमारा कंसिडरेशन के विदाउट ही होता है, विदाउट कंसिडरेशन ही हमारी क्रिएशन ऑफ एजेंसी की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सेक्शन है वो 185 है। हम इसका जो हम सेक्शन 185 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है भाई? 185, हाँ ये रहा, ये है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ एजेंसी, मतलब किसी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन के अंतर्गत फॉल होता है। कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा। इसका जो 6 एक्सेप्शन है वो हमारा एक्शनेबल क्लेम भी आता है एक तरीके से, जो हमारा टीपी के अंदर हम सेक्शन 30 के अंदर दिया गया है। तो इसके जो कुछ एक्सेप्शन है इस जनरल रूल के, मतलब जो कंसिडरेशन के विदाउट कोई एग्रीमेंट कर होता है वो वॉइड माना जाता है। तो इसके जो कुछ एक्सेप्शन हैं जो अभी तक मिले हैं वो अभी लॉ के अंदर वो सिर्फ अभी 6 तक तो अभी दिए गए हैं, जो कि एनफ है फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कंसिडरेशन का। तो अब हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये जो नोट्स मैंने ये इस पर लिखे हुए हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, और जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो भी वहीं पर टेलीग्राम पर दी जाती है। आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, और उससे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल।